सी किसी भी बुक में, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए आपको, जो मैंने कई बार बात हो चुकी है हम लोगों के बीच में इस बारे में कि अप्रोच मैटर्स, कि वेदर यू आर स्टडिंग फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स और फॉर द पर्पज ऑफ मेंस। सेम थिंग इज इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देयर आर सर्टेन एरियाज कि जहां पर आपको ओनली फॉर प्रीलिम्स की अप्रोच रखनी चाहिए, और उन्हीं पार्ट्स पे से व्हेन यू विल स्टडी फॉर द पर्पज ऑफ मेंस अप्रोच विल बी डिफरेंट। So today this is the class for your prelims and absolutely for prelims. My focus is that from those articles which we are going to deal it, कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आएंगे, you should know everything about that, और आपको उसको वैसे ही घोटना है। कर लेंगे? So let's begin with the chapter of directive principles of state policy, DPSC बोलते हैं इनको, ठीक है। यहाँ से आर्टिकल 36 to 51, यहां से यहां तक आपको आर्टिकल्स करने और कैसे कैसे पढ़ने वो बताता हूं। तो पहले आपको एनी वन ऑफ यू द मीनिंग ऑफ डीपीएसपी, मीनिंग ऑफ डीपीएसपी सी बहुत आम भाषा में समझ लीजिए। अभी देखिए कोई गवर्नमेंट बनी, बहुत आम भाषा में समझिए कि है क्या। आई एम नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स कि भाई लीगली क्या मीनिंग है इसका, उससे बाद में जाएंगे हम लोग। अभी कि एक गवर्नमेंट बनी, सपोज कीजिए आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन गए। अचानक ये हुआ कि भाई कोई विधि जुडिशियल एकेडमी से का जो बैच है उन्हीं को कैबिनेट बनाया जाए। जैसे नायक फिल्म आई थी, देखी थी नायक आपने? नायक, उसमें एक दिन के लिए सीएम बना था अनिल कपूर। सपोज करो लक्ष्य को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और प्राइम मिनिस्टर अपनी फिर यहाँ की कैबिनेट फटाफट कशिश कोर इन सबको अपना कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा आपके सामने? बन गए, ओथ ले ली, पीएम भी बन गए, होम मिनिस्टर भी बन गए, सब बन गए, लेकिन क्या होगा? अब हमें करना क्या है? अगर कोई लॉज बनाने हैं तो व्हाट इज आवर होमवर्क, हमने काम क्या करना है? वी आर कंप्लीटली अननोन। तो व्हाट शुड बी आवर गोल? तो दीज आर दोज गोल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी गवर्नमेंट को वो गोल्स देता है कि आप लोगों ने क्या क्या काम करने हैं। समझ रहे हैं आप? आम भाषा में, बहुत सामान्य भाषा में, कि वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, आपको अपने देश को कहां से कहां लेकर के जाना है, क्या आपने काम करने हैं, वो सभी स्टैंडर्ड, सभी गोल्स को कहां पर दिया गया है? आपके इस चैप्टर में दिया गया है। समझ में आ गई बात? तो नाउ आई विल रीड द बेयर एक्ट ओनली विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द मीनिंग एंड अदर थिंग्स, एंड दीज थिंग्स वी विल डिस्कस व्हेन वी विल रीड दिस चैप्टर फॉर द पर्पज ऑफ मेंस। जब हम इस चैप्टर को मेंस के लिए पढ़ेंगे तब हम इन सब डिटेल्स में जाएंगे जो लिखवाना होगा। Now please go to article 36. See this definition. This is what? Definition 36. In this part, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as in the part 3rd. So article 36 defines what? Meaning of state. And हमने article 3rd part 3rd में state की definition पढ़ी थी। कौन सा आर्टिकल था? Article 12. So, according to Article 36, state has the same meaning in 3rd as well as in part 4th. Part 4th deals with the DPSP and part 3rd deals with the fundamental rights. It's very simple. And where is defined? A state is defined. It is in Article 12. So, सिर्फ इतना था याद रखना है कि according to Article 36, the meaning of a state is same as for the चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट इज द आर्टिकल 12। यहां से आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन हो जाएगा, मेंस में कभी इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? मेंस में नेवर क्वेश्चन, ओनली इन प्रीलिम्स। नाउ गो टू आर्टिकल 37। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये आर्टिकल 37 आपको एज इट इज लैंग्वेज में याद कर लेना चाहिए, एज इट इज लैंग्वेज, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल। वेरी इंपॉर्टेंट। सी कोचिंग का मतलब ही है कि आपको कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके से पढ़ना है, और यही शायद डिफरेंस क्रिएट करता है। जो जितने भी आपके जो लॉ के टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, जिनसे पढ़कर आए हैं आप लोग, तो वो भी पढ़ाएंगे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का चैप्टर। मैं यहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ की अप्रोच क्या होगी कि एग्जाम के पॉइंट से कौन सा आर्टिकल कहाँ पर काम आएगा, प्रीलिम्स में काम आएगा, मेंस में काम आएगा, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। मीन्स जुडिशियल सर्विसेज ओरिएंटेड टीचिंग हो गई यहाँ पर। अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। जरा पढ़ो क्या कहता है,
मतलब यू विल रीड विद मी, आपके पास डायरेक्ट है, मैं यहां पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ेंगे उसमें। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। यही लाइन है जो बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है, जो डिस्प्यूट हुआ था पीछे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स। दिस इज अ लाइन, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यानी कि इस पार्ट में, यानी पार्ट 4 में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला जो चैप्टर है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इन एनी कोर्ट। मीन्स व्हाट, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 में, यहां पर ऐसा नहीं है। अगर सरकार वो काम नहीं करती है जो डीपीएससी में दिए गए हैं, तो आप उसको मजबूर करने के लिए, उसको बाध्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। नॉट एनफोर्सेबल मीन्स हिंदी में बोलते हैं प्रवृत्ति नहीं है, इनको आप बाय लॉ एनफोर्स नहीं करा सकते। तो इसी लाइन की वजह से फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएससी में डिफरेंस होता है कि हु इज बेटर, हु इज सुपीरियर, विच इज सुपीरियर, सुप्रीम फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। व्हाई? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट। देयरफॉर इन दोनों में अगर वो कंपेयर किया जाए फंडामेंटल राइट्स को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? फंडामेंटल राइट्स को हम लोग एनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, इनके लिए नहीं जा सकते। तो क्या ये माना जाए कि डीपीएसपी की वैल्यू कम है? रिलेशन बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स, यही क्वेश्चन आपके मेंस में आता है, हमने तैयार करना है बाद में। वी विल टेक सेपरेट क्लास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे। जो मेंस में क्वेश्चन आता है, एक तो मीनिंग पर आएगा, मीनिंग, सेकेंड पॉइंट इनकी इंपॉर्टेंस, एंड थर्ड पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट। तो जो रिलेशन का जो पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है, वो इसी लाइन पर बेस्ड है। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। समझ गए आप? बढ़े आगे? समझ में आ रहा है भाई तुम्हें? बढ़े आगे? चलिए सेकंड। तो एक पॉइंट तो ये हो गया 37 में कि एनफोर्सेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है? बट द प्रिंसिपल्स देयरइन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। दिस इज सेकंड पॉइंट, नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आई हाईलाइट दिस। गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए फिर भी ये मूलभूत सिद्धांत होंगे, मीनिंग कि भले ही इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन देश की सत्ता चलाने के लिए ये सिद्धांत फंडामेंटल होंगे, मींस मूलभूत सिद्धांत होंगे। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, कि जब कभी स्टेट लॉ बनाएगा तो स्टेट की ड्यूटी होगी, स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि इन प्रिंसिपल्स को लॉ में वो अप्लाई करे वो। अब देखो 37 को अभी मैंने पढ़ाया, एंड मैं इस 37 को लास्ट में ही पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है। प्लीज गो टू आर्टिकल 38 नाउ। पढ़ना है। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। बहुत टिपिकल है। मैं सिर्फ इसमें एक वर्ड पिक कर रहा हूं कि इन्होंने क्या है ना, स्टेट शैल स्ट्राइव, इसका हिंदी में अर्थ होता है स्टेट ऐसा प्रयास करेगा। तो लैंग्वेज पर जाइए, हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है? राज्य ऐसा प्रयास करेगा। आप समझे? आप राज्य ऐसे प्रयास करेगा मींस क्या? राज्य को यहां पर क्या है? डायरेक्शन है, देयर इज डायरेक्शन टू स्टेट कि स्टेट शैल डू दिस। अब नाउ आई एम कमिंग अगेन बैक टू आर्टिकल 37. See, this was the line. It shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. अब आप समझे? 38 में 38 ऐसे आएगा, 39 ऐसे आएगा, 40 ऐसे आएगा। उन आर्टिकल्स में स्टेट के लिए डायरेक्शंस हैं
कि स्टेट ऐसा करने का प्रयास करेगा, स्टेट शैल ट्राई टू डू दिस, स्टेट शैल स्ट्राइव टू डू दिस, एंड दिस इज व्हाट, यहीं पर भी निकलता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स व्हाइल मेकिंग लॉज। मीनिंग देयर बाई जो पूरा का पूरा चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, दिस इज द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट, दिस इज द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट मीन्स राज्य पर ये एक प्रकार की ड्यूटी है, राज्य ऐसा करेगा, इट इज सपोज टू डू बाय, टू बी डन बाय द स्टेट। समझे कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है दिग्विजय, अरुण, शेफाली, समझ रहे, बड़े आगे। ठीक है, अब होती है बरसात आपकी प्रीलिम्स के लिए। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ एक वर्ड को ध्यान रखना, सोशल ऑर्डर। आर्टिकल 38 क्लॉज 1, केवल एक वर्ड को कीजिए आप हाईलाइट, सोशल ऑर्डर। यहीं से फिल्म से क्वेश्चन आएगा कि सोशल ऑर्डर, स्टेट शैल स्ट्राइव, ये पूरी लाइन दे देगा, जहां पर सोशल ऑर्डर आ जाए तो पूछेगा क्यों, कौन से आर्टिकल में, एग्जामिनर पूछेंगे आपसे कि कौन से, आपके क्वेश्चन जो होगा उसमें पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है, तो आप जो आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे आई एडवाइज यू टू लर्न इट, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो एट लीस्ट लर्न ओनली दिस पॉइंट, सोशल ऑर्डर, और वहीं लिख लीजिए प्रीलिम्स। मैक्सिमम टाइम 99.9% क्वेश्चन आपको अगर यहां से आया तो इसी पॉइंट पर आया है, सोशल ऑर्डर मिलाइए। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 38। बहुत ज्यादा प्रिसाइज पूछेगा तो आर्टिकल 38 क्लॉज 1, सही। सेकंड, यहां जस्टिस है, इन विच जस्टिस, तो प्लीज सी द वर्ड्स, जस्टिस इज नॉट द ओनली वर्ड, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हिंदी में बोलेंगे तो इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो अगर ये वर्ड आए तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा था यहाँ पर, सोशल, एजुकेशनल नहीं है कहीं पर भी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो आप सी प्रीलिम्स के लिए हमें वर्ड्स पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासकर लॉ में, कि एग्जैक्टली वर्ड्स कौन कौन से फ्रेजेस को यूज किया गया है। इफ वी मिस दोज वर्ड्स वी मिस राइट आंसर इन प्रीलिम्स। कर लेंगे अब तो 38 फर्स्ट, इसको पढ़ाने की जरूरत है क्या, पढ़ेंगे अपने आप, जहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आने चाहिए, बहुत सिंपल चीजें हैं, पढ़ो आगे। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज, स्ट्राइव फिर प्रयास करेगा क्या करने का, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। आय में जो इनइक्वालिटीज हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा स्टेट। और किसकी, इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, नॉट ओनली अमंग्स इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंग्स ग्रुप्स। प्लीज हाईलाइट कीजिए, इंडिविजुअल्स में भी और ग्रुप्स में भी। सी, और कहां कहां पर कौन कौन से फील्ड को उन्होंने पिक किया है, स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। कर लिया हाईलाइट, अब पढ़ाता हूं दोबारा, देखो आपको। स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। एक बात कि स्टेट ऐसा प्रयास करेगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं एंड जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, उनके बीच में जो इनकम की इनइक्वालिटीज है वो मिनिमम हो जाए। मीनिंग देयर बाई कि अंबानी साहब, मुकेश अंबानी और लक्ष्य के बीच की जो खाई है ये इनकम की, इसको मिनिमम करना है। एक बात, ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ी कम्युनिटी बहुत अमीर होते चले जाए और एक छोटा ग्रुप जो डिप्राइव्ड है वो उसकी इनकम बहुत कम रह जाए। तो हम लोग, स्टेट को डायरेक्शन है कि स्टेट शैल ट्राई टू डू दैट कि इनकम की जो इनइक्वालिटीज है वो मिनिमम हो। तो ये डायरेक्शन कहाँ दी गई है, कौन से आर्टिकल में दी गई है, 38 सेकंड में दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछाएगा प्रीलिम्स में, दे विल गिव यू दिस लाइन एंड दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट आर्टिकल। समझे आप? तो आपको हेडिंग से याद करना है और कोशिश कीजिए, अगर पूरी लाइन याद नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेंस में आपको शायद ही कभी लिखना पड़ेगा आर्टिकल 38(2). तो आई एम नॉट सेइंग यू शुड लर्न द लैंग्वेज इन एग्जैक्ट। आर्टिकल 38 को एग्जैक्ट लैंग्वेज याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि शायद ही कभी आपसे मेन से पूछा जाएगा, लेकिन आपको इतना याद कर लीजिए, ऐसे ट्रिक्स बना लीजिए कि आप 38 को पहचान पाएं कि ये बात 38 में कही गई है। और एक खास बात, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्लीज हाईलाइट दीजिए, लिख लीजिए,
एडिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट सेकेंड। ये सेकेंड क्लॉज है, दिस वाज एडिड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। कर लेंगे? तो यहां से आर्टिकल 38 से कहां से फिल्म से क्वेश्चन आने थे मैंने बता दिया आपको। बढ़ो आगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, very important for 39, it is, this article is very important for your mains and very important for your prelims as well, very important, and you should learn it as it is means in exact language। लिख लिया? जहां मैं कहता हूं कि एग्जैक्ट लैंग्वेज में याद करना है, आप लोगों ने अपने बेरक में कहीं ना कहीं मार्क कर लेना चाहिए कि इन आर्टिकल्स को हमें एग्जैक्ट लैंग्वेज में याद करना है। लेट्स सी क्या कहता है, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। क्या? स्टेट शैल, सी अगेन प्लीज सी द लैंग्वेज, स्टेट शैल, एवरी आर्टिकल गिव्स सर्टेन काइंड ऑफ डायरेक्शन टू द स्टेट, दैट इज व्हाई इट इज सेड कि दीज आर द पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस। स्टेट को से एक्सपेक्टेड है कि वो ये काम करेंगे कुछ ये। क्या कहता है यहां पर ना, स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट्स इट्स पॉलिसी टूवर्ड सिक्योरिंग, सी द वर्ड्स, डायरेक्ट इट्स पॉलिसी, ये कि कोई पॉलिसी बनाएगा स्टेट तो उसकी दिशा क्या होगी, कोई नीति बनाई जाएगी, कोई पॉलिसी बनाएगा स्टेट, तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉलिसी, उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा जाएगा कि आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। बेसिक जो रूट है उसका, जो बेस है पॉलिसी का, वो क्या होना चाहिए। नंबर 1, दैट द सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड। हिंदी पढ़ें। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आज जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो मीन्स देयर बाय कि आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वेदर इट इज मैन और वुमेन, एवरीवन इज गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लिव लाइवलीहुड। सबको कमाने का अधिकार पूरा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी ऐसे ही बना रही है आप कि उसमें जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है किसी खास वर्ग को दी जा रही है, वुमेन्स को इग्नोर किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। कर लेंगे? इसी फ्रेज से आपको 39(1) में 39(2), 39(3), 39(4) इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। इसमें ABCD मीन्स करेंगे आगे, बढ़े आगे। सेकंड, दिस इज 2, सेकंड, द ओनरशिप एंड कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, this is very important actually for your mains. The ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common goods. Please highlight this and please learn it in exact language, क्योंकि जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि what is the relation between fundamental rights and DPSP, then 39B clause B का जिक्र कई बार आएगा वहाँ पर, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। क्या हिंदी में पढ़ता हूँ, क्या है ये? समुदाय के भौतिक संसाधन, हिंदी में लिख लिया कीजिए आप लोग, क्यों इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं उनको जब हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना तो बहुत दिक्कत आएगी। दैट्स वाई आई वांट कि कुछ जो शब्द हैं जैसे यहाँ ये मटेरियल रिसोर्सेज की हिंदी क्या होगी? भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन। ओनरशिप एंड कंट्रोल, स्वामित्व और नियंत्रण, स्वामित्व और नियंत्रण किस चीज का? मटेरियल रिसोर्स का। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, आई नो दिस। आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड मीन्स व्हाट? समझ लीजिए कि ये जो टर्म है मटेरियल रिसोर्सेस, see this word material resources. Material resources means what? Like land, mines, water resources,
इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि एक इंसान के पास बहुत जमीन हो, तो इसलिए सीलिंग एक्ट आया था कि एक लिमिट होनी चाहिए कि एक किसान के पास मैक्सिमम कितनी लिमिट होनी चाहिए। तो मेटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड, मीनिंग देयर बाई कि जो कहीं ऐसा ना हो कि एक इंसान, जैसे पहले जमींदारी सिस्टम था, पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा लैंड, हजारों एकड़ जमीन एक ही इंसान के पास है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। तो उसका क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जो मेटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए? कॉमन गुड के लिए होना चाहिए। कॉमन गुड को हिंदी में बोलते हैं सामूहिक हित के लिए होना चाहिए। तो जितने भी मेटेरियल रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज ए लैंड, वेदर दीज आर वाटर रिसोर्सेज, वेदर दीज आर माइंस, खनन हो गया, सोने की खाने हो गई, आपके ये कोयले की खाने हो गई। आपने देखा होगा भी क्या था पीछे, एक घोटाला हुआ था ना, कोयला, कौन सा घोटाला हुआ था वो, खानों का, माइंस का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको, एग्जैक्ट नेम क्या था, ऑक्शन किया गया था बाद में। पहले क्या हो रहा था कि कुछ खास लोगों तक कोल्स की माइन डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, तो वहां पर क्या था, कुछ लोगों तक बात जारी है, कुछ लोगों के पास मटेरियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? ऑक्शन हो गया। अब ऑक्शन से क्या है कि इफ यू आर कैपेबल यू बिड, एक ट्रांसपेरेंट वे हो गया। तो दैट इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। सेकेंडली, दैट इज व्हाट मटेरियल रिसोर्सेज। नया कौन सा है पीछे उसमें, ये आपका ये जो मोबाइल्स के लिए स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने लगा। दिस इज ऑल्सो मटेरियल रिसोर्सेज। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। द ऑक्शन, एयरटेल बिड करेगा, रिलायंस बिड करेगा, और भी कंपनियां बिड करेंगी। इसी तरीके से माइंस का हो गया, उसी तरीके से लैंड का हो गया कि अब एक एक्ट है, सीलिंग एक्ट, जब पढ़ते हैं ना जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, उसमें सीलिंग है कि अभी बस इससे ज़्यादा जमीन एक के नाम पर नहीं होनी चाहिए अब। तो दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। तो अब मैंने काफ़ी बता दिया आपको, कर लेंगे आप लोग इसमें, इस लाइन को तो नहीं भूलेंगे। अब ये कहाँ पर है? 39B में। Again I am saying this class is only for the purpose of prelims। यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है 39A में क्या है। 39A में क्या है? एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करी गई है। कुछ भी याद नहीं हो रहा शुभम, इतना याद कर ले बस, 39A में एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, फिनिश्ड। यहाँ पर कॉमन गुड भी याद कर लेगा ना, मेटेरियल रिसोर्सेज, कॉमन गुड, तेरा प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं करना सब कुछ तो आपका टाइम है, याद कर लीजिए, अच्छी बात। अदरवाइज नहीं हो रहा, कॉमन गुड, मेटेरियल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, बात खत्म। थर्ड, दैट पढ़ो रहा, दैट द ऑपरेशन ऑफ बस इतना देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम पर हाईलाइट कीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर हाईलाइट कीजिए। कि जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा देश का, वो कैसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों पर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो जाए, कुछ ही लोग अमीर ना हो जाए। तो यहां इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, 39C को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ हाईलाइट कीजिए इकोनॉमिक सिस्टम एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मैं समझा देता हूं क्या कह रहा है ये। द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कॉमन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। हिंदी में पहले समझ लीजिए क्या है। देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है कोई, जैसे अब क्या आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अब हुआ ना 1991 के बाद में। इससे पहले हमारी मिक्स इकोनॉमी थी, अब हम कैपिटलाइजेशन की तरफ बढ़े यहाँ करके कि सभी चीज़ों को हम लोग अपने अब धीरे 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 ओपन अप किया। तो उस समय बहुत शॉर्ट था, 1991 में इतने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जबरदस्त रैलियाँ हुई कि हिंदुस्तान लुट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों? लोगों को डर था कि बाहर की कंपनियाँ आएंगी और यहाँ पर देश पर कब्जा कर लेंगी, यहाँ के रोज़गार खत्म हो जाएंगे। तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर स्टेट को डायरेक्शन है कि जब भी कभी आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे, मान लीजिए शेफाली मैडम को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, अब इनके सामने एक पॉलिसी बना दी जाए
कि भैया है कि भाई आपको इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है अब, तो क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? इनको डायरेक्शन यहां से मिलेगी कि एटलीस्ट जब आप पॉलिसी बनाएंगे, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ की जो कंसंट्रेशन है, वेल्थ कहीं इकट्ठी ना हो जाए, कुछ लोगों तक सीमित ना रह जाए। आज भी यही इल्जाम लगता है कि केवल कुछ ही लोग अमीर होते जा रहे हैं। ऐसे ही तो है कि 10, 15, 20 जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, मैक्सिमम वेल्थ उनके पास जा रही है। उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए ये डायरेक्शन दे रखी है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि that does not result in the concentration of wealth and the means of protection to the common detriment। समझ में आई बात? वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो 39B and 39C these are very important। why very important? see, अगर कोई लॉ ऐसा बनता है, if any law is made to give effect to this 39B and 39C को, 13 ध्यान समझिए इस बात को, we will have to study the comparison of DPSP with fundamental rights। हमने फंडामेंटल राइट्स का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कंपैरिजन पढ़ना होगा आने वाले टाइम में, इनमें से कौन सा सुपीरियर है। तो तब ये जिक्र आएगा कि 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाया जाता है। समझे आप? 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई अगर लॉ बनाया जाता है, and if that law infringes your fundamental right in 14, 19, even in that condition that law will prevail। जब 39B और C आएंगे, आर्टिकल 14 and 19 will go। तो in that case, in 39B and 39C are superior, are given superior position than the fundamental rights in article 14 and 19। समझे मैं क्या बात कर रहा हूं आपको? हमने 13 में क्या पढ़ा था? आर्टिकल 13 में हम क्या पढ़ते हैं कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रेजेस योर फंडामेंटल राइट। स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि आपके मूलभूत अधिकारों का हनन करता हो। लेकिन अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है इनको इंप्लीमेंट करने के लिए और उससे आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता हो, इन दैट कंडीशन दैट विल नॉट बी वायलेटेड। समझे अब? तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 39B and 39C। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू मस्ट रिमेंबर दीज लाइंस होल हार्टेडली इन एग्जैक्ट लैंग्वेज। आई सपोज दिस इज सफिशिएंट। बढ़ूं आगे, नेक्स्ट फोर्थ डी क्या कहता है? दैट देयर इज इक्वल पे फॉर बोथ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वुमेन। कुछ समझाना नहीं है इसमें, ज़्यादा कर लेंगे अब। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन की बात कहाँ कही गई है? 39D में। लक्ष्य बात समझ में आ रही है आपको? ये बस इतना याद करना है, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, बस 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 इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इतना जो हाईलाइट पोर्शन है बस, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज, इतने को हाईलाइट कीजिए, हिंट बनाइए अपने आप और आगे बढ़िए। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा ऐसा। नाउ आई मूव टू 39A। क्या कहता है ये? पढ़ना है? 39A। ओहो, ये रहा हेडिंग, देखिए क्या है इसकी। 39A, इक्वल जस्टिस फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। बस इतना ध्यान रखना है। कहां पे दिया गया है? जस्ट हेडिंग, जस्ट लर्न दी हेडिंग।
इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो ज़्यादा संवैधानिकता वाला पोर्शन खत्म हो चुका है उसमें, अब 39A में दिया गया है बस। और एक कब से ऐड किया गया था? एडिड बाय सेकंड 42nd अमेंडमेंट, बस बढ़िया आ गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। क्वेश्चन कहां से आएगा? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रोविजन कहां दिया गया है? 39A। सेकंड क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहां से आएगा कि ये जो आर्टिकल है 39A, इट वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। हो जाएगा? दिग्विजय समझ में आ रहा है? जिन लोगों को ज्यादा समझ में आता है उनसे डबल फीस ली जाती है, ध्यान रखना बताते हुए भी। फ्री लीगल एड का ध्यान रखना आप लोग, फ्री लीगल एड। नेक्स्ट 40 क्या है? हेडिंग क्या है इसकी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। मैक्सिमम इतना ही पूछेगा आपसे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात कहां की गई है? आर्टिकल, बस नॉट मोर देन दिस। स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। सी लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जहां से आपके मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स में। मैं आपको डिटेल में पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं। इफ यू हैव टाइम यू शुड रीड द आर्टिकल केयरफुली, बट जहां तक बात याद करने की आती है, इतना भी याद कर लेंगे आप कि आर्टिकल 14 की हेडिंग आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन आप पढ़ लेना चाहिए इसको आपको। नेक्स्ट क्या है इसमें? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। इतना कीजिए बस, हाईलाइट दिस पोर्शन ओनली। राइट प्रीलिम्स, ये कौन से आर्टिकल में है? 41। आज तुम्हें अच्छा लग रहा होगा कि कुछ करना नहीं है ज्यादा, बस हाईलाइट करो, याद करो, बढ़ो आगे। पढ़े? नेक्स्ट 42nd लास्ट का देखिए क्या लिखा है? मैटरनिटी रिलीफ। तो मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन कौन सा आर्टिकल में दिया है? 42nd में। और एक ये भी आता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क की बात कहां कही है? हिंदी में बोलते हैं इसको काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का। मानवोचित दशाएं काम की क्या है? समझ लीजिए, समझते हैं क्या है? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जहां पर आप काम करेंगे, जहां पर कभी आप सर्विस करने जाएं, नौकरी करने जाएं, वहां पर जो वर्क कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, वो ऐसी होनी चाहिए, जस्ट न्यायोचित होनी चाहिए एंड ह्यूमन होनी चाहिए। एक फिल्म आई थी बहुत, एक अमिताभ बच्चन की, और भी बहुत सारे होंगे, मर्द या और भी, जहां पर काम कराया था कोड़े मार मार करके काम करो स्लेव की तरह से। ये ऐसी चीजों को रोकने के लिए कि जहां पर भी आपसे काम लिया जाए, वर्क फोर्स हो, चाहे लेबर का ही क्यों ना हो, वो उन स्टेट को कोशिश क्या करनी है? कोशिश ये करनी है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए वर्क की। और सेकंड डायरेक्शन क्या है? मैटरनिटी रिलीफ की। क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स से पूछेगा कि मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन कहां दिया गया है? आर्टिकल 42nd। और क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क का प्रोविजन कहां दिया गया है? आर्टिकल 42nd। इतना कर लीजिए, प्रीलिम्स से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट लिविंग वेज, हेडिंग याद कीजिए बस। लिविंग वेज कहां दिया गया? 43 में। और लास्ट लाइन जरा हाईलाइट कीजिए, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। मिली? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। कर लेंगे? नेक्स्ट, ये शायद ही कहीं पढ़ा हो आप लोगों ने, बचपन से नहीं पढ़ा होगा कभी। 44th क्या है ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे क्या है ये। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन कहां दिया हुआ है? 44th में। 45 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन।
ये पढ़ लीजिए क्या है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर्स। तो इसको जो एज ऑफ 6 ईयर्स है इसको हाईलाइट कीजिए। इस एज से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो आर्टिकल की हेडिंग से क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में। एंड दिस अमेंडमेंट से सब्स्टिट्यूटेड बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये अमेंडमेंट से पूछेगा। 45th See, 6 to 14 is a fundamental right। जो एज ब्रैकेट 6 to 14 का है वहां पर आपके लिए फ्री एजुकेशन का के लिए फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल कौन सा है? 21A। अप टू 6 में डीपीएसपी में आ गया कि स्टेट की कोशिश क्या होगी। सही, मैं आपको स्लाइड बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिए, अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही है ना। तो आर्टिकल 45 में क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर। एज कौन सी हो गई? अप टू 6 ईयर्स। इसके बाद में क्या है? 6 to 14 ईयर्स में कहां जाएंगे? आर्टिकल 21A में। मिला है नहीं आपको? 21A। सही, यहां से आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इसमें, ये घुमाएंगे आपको वो उसमें। ये क्या है? What is it? Free education क्या है? फंडामेंटल राइट। और इसी के साथ में आप देखिए, प्लीज गो टू द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल। 11th ड्यूटी लास्ट की। हु आर पेरेंट्स एज गार्जियन फॉर द प्रोविजन द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एज द केस में बी शैल बी द गार्जियन ऑफ द। इसमें एज क्या है? 6 to 14 ईयर्स के लिए। तो ये 3 प्रोविजंस हो गए आपके, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पोर्शन पॉइंट के। इनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या फंडामेंटल राइट की कहाँ पर है। 21A में फ्री एजुकेशन मिलेगी आपको, स्टेट की ड्यूटी है कि आपको कंपलसरी फ्री एजुकेशन दी जाए 21A में। लेकिन यहाँ पर क्या अप टू 6 ईयर्स में क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर की कंडीशंस देगा आपको स्टेट। कर लेंगे आप लोग अपनी, बढ़े आगे। 46 क्या है? हेडिंग पढ़ो और क्या है? हेडिंग से ही क्वेश्चन आएगा। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, यानी कि ओबीसीज हो गए। कोई भी वीकर सेक्शन हो, उनके इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द SC/STs एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो लाइन है यहाँ की, shall protect them from social injustice and exploitation। अभी SC/ST एक्ट पर बड़ा बवाल मचा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि अरेस्ट से पहले प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो SC/ST एक्ट जो बना है वो इसलिए बना था कि सोशल इनजस्टिस को रोका जा सके। तो इसी को डायरेक्शन स्टेट को यहाँ से मिली, एंड इन परसुएंस ऑफ दिस डायरेक्शन ए लॉ वाज ड्राफ्टेड फॉर दिस। आप समझ रहे हैं लॉ कैसे काम करते हैं? डीपीएसपी का रोल क्या है? यहां से स्टेट को डायरेक्शन मिली और इसको फॉलो करते हुए स्टेट ने एक लॉ बनाया। बढ़े आगे। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहां से आएगा? इसकी हेडिंग से आ जाएगा। हेडिंग याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कम टू 47। क्या कहता है ये? हेडिंग क्या है? थोड़ा पढ़ो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहां से लो उसको, इसकी डायरेक्शन में आएगी ना। स्टेट शैल रिगार्ड दी, यही है। एक मिनट, आई सी द लैंग्वेज। 47
हाँ, raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duty. Okay, प्राइमरी ड्यूटी क्या बनाई गई स्टेट की? सी, मोहल्ला क्लिनिक देखा आप लोगों ने? व्हाई इट इज सो? स्टेट को डायरेक्शन है कि स्टेट शैल रिगार्ड दिस एज इट्स प्राइमरी ड्यूटी. अपनी प्राइमरी ड्यूटी मानेगा स्टेट क्या? रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, कि जो देश की जनता है उनका जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है वो बढ़े. उसके लिए क्या कराया जाता है आपको? टाइम टाइम पर आपको देखोगे बहुत सारी स्कीम्स बनी हुई हैं कि जो वर्कर्स हैं घर तक आते हैं, कुछ ना कुछ आपको ड्रॉप्स देंगे, मल्टीविटामिन की, और पोलियो निराकरण हो गया. ये सारा क्या? इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ. मोहल्ला क्लिनिक, बिकॉज ऑफ दिस जो जितने सारे आपके जो हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, एम्स, LNJP, whatever, it is for what? Because state is being directed for to promote your public health. Because of this, स्टेट को डायरेक्शन यहाँ से मिली और उसके फॉलो अप पे क्या हुआ? इतने सारे हॉस्पिटल्स और जितनी भी हेल्थ स्कीम चलाई जा रही है. लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि ये जो लाइन है कि रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ पे दिया गया है? 47 में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से फिल्म्स में क्वेश्चन कई बार आ चुका, दैट इज व्हाट? प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ लिक्वर या ड्रग्स कहां पे दी गई है? 47 में. मिल रही है लाइन आपको? कर लिया हाईलाइट आपको? इन पर्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पजेज फॉर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स. इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, विस्की, रम, वोडका, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन पर प्रोहिबिशन की बात की गई है. तो जहां पर जैसे अभी स्टेट ऑफ बिहार, मालूम है बिहार में क्या हुआ था? शराबबंदी. और भी कई जगह बात चली इसी के फॉलोअप में. तो वो क्यों कर, कहां पर मिली डायरेक्शन उसको स्टेट को? 40. तो प्रैक्टिकल यूज समझ में आ रहा है आपको? अब डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी आर्टिकल 47 ने क्या कहा कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स. इसको फॉलो अप करते हुए एक लॉ बना दिया गया. समझे? बढ़े आगे. नेक्स्ट 48, वेरी इंपॉर्टेंट. हेडिंग दो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. हेडिंग से क्वेश्चन आएगा आपके लिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट लाइन है, prohibiting the slaughter of cows and calves and other milk and draught cattle. बहुत झगड़ा मचा हुआ है चीएट में, है ना? गाय वध पर, गौ वध पर, लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, ये सारे इश्यूज जो हो गए, क्रॉप अप हो गए. तो कई राज्यों में दिस जो गाय को क्या कहते हैं, काउ स्लॉटर्स पर बैन लगा दिया गया है. काउ स्लॉटर्स हैव बीन बैंड. व्हाई बैंड? Because of the follow-up of the Article 14. Because state has been directed to do so. वो यही तो जस्टिफाई करते हैं कि because Constitution directs us to do so. काउ स्लॉटर के प्रोविजन कहां पर है? प्रोविजन कहां पर है? आर्टिकल 48 में. तो because this is very relevant nowadays, तो it may appear in exam. Next. कर लिया आपने? हाईलाइट नहीं है? प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर्स ऑफ काउस. नेक्स्ट 48A, वेरी इंपॉर्टेंट. सभी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. 48 हेडिंग्स तो सबकी इंपॉर्टेंट है ही है. ये क्या है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. एक बार क्वेश्चन ये आया था कि ये पूरी लाइन दी गई थी एंड इट वॉज आस्क्ड whether this is directive principle or it is fundamental duty, क्योंकि इसी की रिजेंबलिंग एक लाइन आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है. लाइन दो क्या है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो वर्ड्स यूज हियर आर फॉरेस्ट, एनवायरमेंट फर्स्ट, दिस इज environment, then forest and then
वाइल्ड लाइफ. Now please go to your article 51A again, fundamental duty. G, fundamental duties में G देखिए क्या लिखा है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरमेंट, मिलेगा इसमें भी, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स. तो लेक्स एंड रिवर्स आर मेंशन्ड इन दैट ऑल्सो. तो ये डिफरेंस कर लेना आप लोग, जहां पर लाइन में लेक्स एंड रिवर्स आएगा वो क्या होगी, फंडामेंटल ड्यूटी होगी. सी एग्जाम्स आर ओनली फॉर मैनेजमेंट. ये मैंने आपको जरूरी नहीं है अपने सब कुछ रट रखा हो, सारी दुनिया भर ज्ञान हो आपको तभी आप जज बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. हो सकता है कि जो आपके जो जिन लोगों से आपका कंपटीशन है वो आर्टिकल 36 टू लेकर के 51 तक वो सारा रट रहे हैं और फिर वो पोर्शन भूल जाएं जहाँ से फिल्म से क्वेश्चन आएगा. और हो सकता है कि आप स्मार्टली कम काम करें, उनसे 1/3 काम करेंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. जैसे इस लाइन का कंपैरिजन है 48A कंपेयर्ड विद G ऑफ 51A. ये दोनों ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं और दोनों को आइडेंटिफाई करना एग्जाम में बहुत मुश्किल होता है कि याद तो कर लिया लेकिन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी था और कौन सा DPSP था, आप तो नहीं भूलेंगे. वहां पर रिवर्स हैं, लेक्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में, यहां पर रिवर लेक का जिक्र नहीं किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा, एडिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अगेन. तो आपके लिए होमवर्क ये है, DPSP में एक आप नोट्स बनाएंगे पॉइंट्स में कि कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से प्रोविजंस अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे बाद में. 42nd से कौन सा जोड़ा गया एंड 44 से किसको जोड़ा गया, क्योंकि वहां पर ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बाद में. तो बेटर ये है कि आप एक पेज पर अलग से 3-4 जो पॉइंट्स है जहां जहां 42nd अमेंडमेंट जोड़ा गया, कौन से प्रोविजन को 44 से जोड़ा गया, किसको 86 से जोड़ा गया, उसकी लिस्ट आपकी अलग से बनी होनी चाहिए. बढ़े आगे. नाउ कम टू 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स. हेडिंग से काम चलेगा, नथिंग मोर देन दिस. To protect every monument or place or object of artistic or historic interest. अभी आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी लाल किला को, ध्यान है कुछ, लाल किले के लिए सिर्फ उसके लिए कौन सी कंपनी है को दिया गया, गोदरेज नहीं, हिंदुजा, विच एक प्राइवेट कॉर्पोरेट को लुक आफ्टर के लिए दिया गया है लाल किला को, है ना. इन दी पॉलिसी व्हाट, ताजमहल के लिए पॉलिसी बनाई जाती है. जितने मोनूमेंट्स हैं उनको रखरखाव कौन से इसमें होता है, बिकॉज स्टेट हैज बीन डायरेक्टेड बाय आर्टिकल 49, बिकॉज द डायरेक्शन हैज बीन गिवन टू द स्टेट व्हाट, टू प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट, वेदर इट इज कुतुब मीनार, वेदर इट इज द हिस्टोरिक इंटरेस्ट. कैसा हो गया, गालिब साहब की हवेली हो गई, कुछ भी हुआ. तो these monuments are being protected in pursuance of the direction given by the constitution under article 49. तो you will be asked कि by which article state is directed for doing this. वो लाइन दे देंगे ये वाली, ये हेडिंग देंगे बस एग्जाम में, and then you will have to identify the article. कर लेंगे. नेक्स्ट 50, separation of judiciary from executive. I ask you one question. CRPC came, जो present CRPC है, it was enforced from date, कौन से डेट से आई है, 1 अप्रैल 1974. इसमें वन ऑफ द रिफॉर्म क्या किया गया था, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट किया, यही था ना. हाँ, तो डायरेक्शन कहां से मिली, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी एकदम अलग होगी. सिर्फ इतना करना है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिया गया है. पवन समझ रहे हो, सिर्फ हेडिंग से काम चलाओगे. नेक्स्ट 51 में ABCD इन सभी को आप एग्जैक्ट लैंग्वेज में याद करोगे. मैंने अधिकतर आर्टिकल्स में आपको केवल हेडिंग याद करवाई है या कोई रेलिवेंट पोर्शन को हाईलाइट करवाया है, और कुछ ही आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पर मैंने आपसे कहा कि आपको पूरा आर्टिकल याद करना है. तो 51 इज वन ऑफ देम.
फर्स्ट ए में क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राज्य क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा। अब जितने भी एफर्ट्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, वेदर वी आर एंटरिंग इनटू एनी बायलैटरल ट्रीटी और सार्क और वो SCO, ब्रिक्स में भी होकर आए हैं, गए हुए प्राइम मिनिस्टर साहब, तो ऑल दीज एफर्ट्स आर व्हाट, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हम लोग यूनाइटेड नेशन से पीस कीपिंग मिशन भेजते हैं। व्हाई? बिकॉज स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट, हमारे संविधान में कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकंड, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। सेकंड, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। किनके बीच में? राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और ऑनरेबल को बोलते हैं हिंदी में सम्मानपूर्ण। तो इन शब्दों को हिंदी में जो आते हैं ना, ये थोड़ा कहीं कहीं नोट कर ले कीजिए, क्योंकि अगर मेंस में पहुंचेंगे आप और जब आपका ट्रांसलेशन का वर्ड आएगा, ऑनरेबल समझ में आ रहा है आपको, जस्ट समझ में आ रहा है कि मीनिंग क्या है इसका, लेकिन हिंदी में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। जस्ट मीन्स न्याय संगत और ऑनरेबल मीन्स सम्मानपूर्ण। नेक्स्ट, फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस in the dealing of organized peoples with one another, and fourth is what, encourage settlement of internal disputes by arbitration। इन चारों क्लॉज को आपने रट लेना है कि कौन से आर्टिकल में दी गई है ये। तो दैट इज व्हाट, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस, इंटरनेशनल और ट्रीटी के लिए रेस्पेक्ट और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स क्वेश्चंस फ्रॉम DPSP। एक तो इनकी हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, जहां से पोर्शंस को मैंने आपको हाईलाइट कराया वहां से क्वेश्चंस आएंगे, एंड देन व्हेन वी विल स्टडी फॉर द पर्पज ऑफ मेंस, एक दो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स से वहां से मिलेगा, लेकिन वो हम लोग करेंगे मेंस के लिए तैयारी करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ जाएंगे कुछ। तो दैट्स अबाउट दिस चैप्टर। तो आपसे इल्तजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी हेडिंग्स को, आपके लिए बहुत आसान लग रहा होगा ये, लेकिन जब ये मिक्स होता है ना सब, तो वहाँ पर जाकर ऐसा लगता है कि सब 39, 41 सब एक जैसे दिखाई देते हैं वहाँ पर एग्जाम में। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसके लिए आप लोग 2 आवर्स का रिवीजन बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, देखिए अभी तक आप जरा सोच के देखिए, जिन लोगों ने साइंस के बैकग्राउंड से, कितने लोग हैं प्लीज रेज हैंड? साइंस के, हाँ। न्यूटन्स लॉ पता है आप लोगों को? याद होंगे, जो बेसिक थ्योरी पता होगी न्यूटन्स लॉ की, लेकिन आप लोग क्या भूल गए होंगे? यूनिट्स भूल गए होंगे, जो फैक्चुअल चीजें होंगी वो भूल गए होंगे आप लोग। जैसे हिस्ट्री के बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? आप लोग हो सकता है डेट्स भूल गए हों, कुछ खास नाम भूल गए हों, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा का जिस तरह के लाइन वो चला है, वो थीम है, वो आपको याद होगी। आप क्वेश्चन पढ़ के समझ के टिक कर देंगे, लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो ऐसे DPSP का ये चैप्टर है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये यू आर लाइकली टू फॉरगेट दिस। तो डेली याद कीजिए, डेली 2 घंटे के रिवीजन में लेके जाइए इसको, कि डेली हमें 5-7 मिनट रिवाइज करना ही करना है कि 49 की हेडिंग क्या है, 48 की हेडिंग क्या है, इस तरीके से। अदरवाइज यू विल मिस द क्वेश्चंस। एंड लास्ट पॉइंट, एग्जाम्स में जितनी गलतियां होती हैं उसमें एक होता है ब्लंडर। जिसने देखा होगा, अगर आप लोग गए हो एग्जाम देने के लिए और ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, सब लगभग भरी हुई जाती हैं स्टूडेंट से, और वापसी में अरे यार कैसे हो गया, मैं नहीं चाहता आप ऐसा करें। ऐसा कब करता है इंसान? जब उसने पढ़ रखा था, उसको पता था कि यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा और फिर भी मैं गलत करके आया, उसे कहते हैं ब्लंडर्स। और वो और भी क्या कि आता हुआ तब भूल गया, या सबसे आसान था सामने ही था। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, IPC में एक सपेरा है और वो अपनी आर्ट दिखाने के लिए, एक सांप है जहरीला, एक कहता है कि ये काटेगा नहीं और मैं किसी के सर पे रख सकता हूँ। एक इंसान के सर पे रखा और इंसान डर जाता है, जो उसको हटाता है वो, तो सांप उसको डस लेता है। तो एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई अगर जो सपेरे ने क्या कोई ऑफेंस किया, अब ये बहुत टेक्निकल हो गई, हो सकता है 50% लोग गलत करें, 50% लोग
सही कर दें इसको। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने गलत भी कर दिया, मेरिट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अधिकतर लोग गलत भी कर सकते हैं इसको। टेक्निकल था, लेकिन ये मैटरनिटी रिलीफ कौन सा आर्टिकल में है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको याद है तो आप अच्छा करके ही आएंगे। ये जो ऐसी चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ा, इसको महागलती बोलते हैं, फिर मतलब आपने पाप किया। फिर तो ऐसा मान लीजिए, एक होती गलती होना, एक होता है कमिटिंग सिन, पाप करना। तो आसान क्वेश्चन को छोड़ करके आना या आसान क्वेश्चन को गलत करके आना, ऐसा पाप है कि गंगा जी भी नहीं धो सकती। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये इजी पोर्शन था, बहुत कुछ से मेहनत नहीं करनी है आप लोगों ने, केवल हेडिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि चलते फिरते भी आप उसको बता पाएँ। तो आप कोई पाप करके नहीं आएंगे एग्जाम में, एटलीस्ट ये बहुत टेक्निकल नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है जी। सी दिस क्लास इज बेस्ड ओनली ऑन द टॉपिक ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के अपॉइंटमेंट कहाँ से आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर, उन पॉइंट्स को हम लोगों ने सीखना है आज। और ये सभी वो सेक्शंस हैं, यहाँ से आपको 100% 1 और 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे आपके प्रीलिम्स में। सिर्फ आपको उसी स्टाइल से पढ़ना है जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको अभी। प्लीज़ हाईलाइट योर बैरेक्ट एज आई से। सो गो टू सेक्शन आर्टिकल 54। व्हाट इज द हेडिंग? हेडिंग व्हाट? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैं फिर बता दूं, हम लोग फिर इसके बाद में बैरेक्ट भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 52 onwards we will study, but right now I am focusing only on the appointment of different authorities like president. See what it says, election of president. The president shall be elected by members of an electoral college. तो highlight this electoral college. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा फास्ट? कशिश? इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। तो ये कॉलेज नहीं है LLB वाला, दिस इज इलेक्टोरल कॉलेज। और किससे मिलकर बनता है? कंसिस्टिंग ऑफ, प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। तो द की वर्ड इज व्हाट? इलेक्टेड। सही, यहाँ पर लक्ष्य ये वर्ड्स हैं, ऑल ऐसा नहीं है, ऑल मेंबर्स नहीं है, ये वर्ड लिखा है इलेक्टेड मेंबर्स, मीनिंग देयर बाई इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स टेक पार्ट। बहुत छोटी सी बात है, आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपको फिल्म्स में, वो क्या करेंगे? पहली लाइन क्या होगी? ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यू विल हैव टू सी व्हाट इज द वर्ड, इलेक्टेड है या नहीं है। केवल जिनका चुनाव हुआ, चुनाव होकर के आए हैं, एज इट वॉज, जैसे हाउस ऑफ पीपल है, उसमें कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? राज्यसभा में करते हैं 12 को नॉमिनेट, और लोकसभा में मैक्सिमम 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो 2 नॉमिनेटेड लोग हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स डोंट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, देयरफॉर दे डेलिबरेटली, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेलिबरेटली यूज द वर्ड इलेक्टेड। तो व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, प्लीज बी कॉशियस कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड, whether it is elected or all members। अभी हम लोग देखेंगे इसमें भी। So elected members of what? Both houses of the parliament, means राज्यसभा as well as लोकसभा। Second what? Elected members of the legislative assemblies of the state। तो इन सबके मेंबर्स मिल करके इलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं राष्ट्रपति महोदय का। बढ़े आगे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कहाँ से आएगा प्रीलिम्स में? आर्टिकल से। आर्टिकल इज व्हाट? 54। इट डील्स विद व्हाट? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कॉलेज किसके मिलकर बनता है? इलेक्टेड मेंबर्स से। इलेक्टेड मेंबर्स किसके? पार्लियामेंट के दोनों हाउस के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स। एंड इसका ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, स्टेट इंक्लूड्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज वेल एज यूटी ऑफ पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी की यूटी और दिल्ली के भी जो लेजिस्लेटर्स हैं, मेंबर्स ऑफ असेंबलीज हैं, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेट्स एज वेल एज द यूटी ऑफ पौंडीचेरी एंड दिल्ली, ये भी इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
पढ़े आगे। तो दिस इज रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। समझ में आई बात? बढ़ू नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यहां पे हम अंतर समझेंगे आप लोग। अब वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है वर्डिंग का? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सी दिस आर्टिकल इज 66, आर्टिकल 66 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नाउ सी द डिफरेंस, दिस इज द प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय दिस इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस। अंतर देखिए समझिए, तो इलेक्टेड मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही पवन अंतर दोनों में? दे यूज हेयर वर्ड इलेक्टेड बट नॉट हेयर। इट मीन्स व्हाट? इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट both members elected as well as nominated, means all members take part, but in case of the election of president only elected members take part. So this is very minor difference and it becomes very critical while attempting the question in objective questions. So please be cautious, don't commit sin as I explained you, because such kind of minor mistakes can be blunder for you. Elected members, all members. In case of vice president, all members take part in election. In case of president, only elected members take part in the election. Secondly, members of both houses of parliament, members of both houses. But in case of election of president, even the members of legislative assemblies of the state also take part. Vice president के election में ये missing है। समझ आई बात आपको दोनों का डिफरेंस? तो वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यूपी के एमएलएस का कोई रोल नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इलेक्शन कहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे? वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोनों में समझ में आया? कहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे समझ में आ गई बात? आर्टिकल 54, आर्टिकल 66। नाउ एक नाम याद रखना पड़ेगा आपको विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। दिस इज आर्टिकल 55(3). इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस नेम शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू। ये भी फिल्म से पूछते हैं आपसे वो। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एज इट इज याद करेंगे उसको आप। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट एंड सीक्रेट बैलेट। voting shall be by secret ballot. ध्यान रहेगा नाम आपको ये। एंड सेम नेम इज देयर इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज वेल। दिस इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी सीक्रेट बैलेट। जो मैनर है इलेक्शन का, जो 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 प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज वेल ऑफ द प्रेसिडेंट इज द सेम। तो प्लीज कीप इन माइंड द नेम ऑफ द प्रोसीजर क्या है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर वोट एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट? सीक्रेट बैलेट। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? तो ये हुआ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये अपॉइंटमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है? ये इलेक्शन है। नाउ कम टू दिस Article 75, Clause 1. The Prime Minister shall be appointed by the President. See the word. This is not elected. This is appointed. Prime Minister shall be appointed by the President. Sometimes you get confused कि President, PM को तो हम elect करके भेजते हैं। You don't elect Prime Minister. You elect as him as a member of Parliament. Only after the elections, party choose its leader, then he becomes prime minister. तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा, इलेक्शन नहीं होता है। तो दिस इज टेक्निकल नेम, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं फिल्म्स में। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही आर्टिकल्स आने हैं, उन्हीं बुक्स को आप 3 ईयर कोर्स या 5 ईयर कोर्स में पढ़ते हुए आए हैं। तो एग्जामिनर के पास क्या स्कोप है आपको कंफ्यूज करने का? एग्जामिनर कैसे देखेगा, चेक करेगा आपकी नॉलेज को?
वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको जो वर्ड्स हैं कितनी बारीकी से आपने उनको समझा हुआ है, अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन है, ऑल मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, तो कितने प्रिसाइसली, कितने फाइन तरीके से आपने टेक्स्ट बुक को डायरेक्ट को पढ़ा है, वहीं पर सब कुछ डिपेंड करता है। एक इंसान है सब कुछ पढ़ ही रहा है ऐसे बस, आप समझ रहे बात को? तो आप लोगों ने डायरेक्ट पढ़ते हुए उतनी ही बारीकी से चीज़ों को समझना है कि एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज किया गया, प्रिसाइसली व्हाट वर्ड हैज बीन यूज्ड इन दिस केस। तो हियर इज व्हाट Prime Minister shall be appointed by the President. Article is what? 75. And other ministers shall be appointed again by the President on the advice of the Prime Minister. So see this slide. President will appoint Prime Minister. President will appoint other ministers as well. But on the advice of the Prime Minister. जिनको प्रधानमंत्री कहेंगे कि आप इनको मंत्री बनाइए, उन्हीं को प्रेसिडेंट साहब फिर मंत्री बनाएंगे। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, नोट्स भी लिए होंगे। और इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि vidhijudicial.com का को जरूर एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारी वेबसाइट है, और कोशिश करें जो हमारा ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लें। आपकी स्टडीज में जहां कुछ कमी रह जाती है, लेक्चर यूट्यूब में सब कुछ तो नहीं जा सकता, वो सब कुछ आपके वहां के स्टडी मटेरियल से हो जाएगी। उसको हम लगातार अपडेट करते रहते हैं, तो कीप विजिटिंग। आज विजिट कर लीजिए, फिर बाद में जब भी टाइम मिले आप देख लीजिए उसमें कि क्या क्या है अवेलेबल। वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको आपके एग्जाम के लिए जरूरत है, राइट। और इसी के साथ मैं आपको एक बात जरूर समझाना चाहता हूं। देखिए, आपकी जो एज है, ऐसी एज में आपको कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो आपको आपके मकसद से डिरेल कर दे, है ना। डिरेल कैसे होते हैं? हम जैसे कुछ नहीं है तो हम लोग फिलेंथ्रोफी में लग जाएंगे, जन सेवा में लग जाएंगे, समाज सेवा में लग जाएंगे, सोशल होने में लग जाएंगे, उसकी शादी में जाना है, उसके बर्थडे में जाना है ना। तो ऐसी चीजों से बचना है हमने। अभी 1-2 साल की अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की बुराई ले लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जज बन गए तो उन्हीं सभी के घर में आप चीफ गेस्ट बन के जाओगे, हाँ है ना। तो मेरी बात को याद रखना और पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। 2 साल तक जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिएगा बस अपना। थैंक यू वेरी मच।